गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में कल अपन ने देखा था कि खाते जो है 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाममात्र प्रकृति का खाता। किस खाते का क्या नियम, किस खाते का क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या संकेत होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिगत खाता है या वस्तुगत खाता है या नाममात्र प्रकृति का खाता है। उसके लिए मैंने उदाहरण और इनके डेफिनेशन मैंने कल आपको देखने को मिली थी। आज इन व्यक्तिगत खातों के नियमों के साथ साथ अपन एक बात देखेंगे कि किस खाते को कैसे लिखना है और किस पुस्तक में सबसे पहले लेन देन होता है। उस पुस्तक में अपन लेन देन भी देखेंगे और साथ में नियमों की भी व्याख्या करेंगे कि किस नियम को क्या करना है और किस नियम को क्या करना है, किस नियम को किस प्रकार से लिखना है और किस नियम को किस प्रकार से लिखना है। देखिए, पहले मैं बात करूंगा व्यक्तिगत खाते की, और व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है। उस नियम को व्यक्तिगत खाते का नियम कि आपको जब लेखांकन करना है तो लेखांकन करने के लिए हमारे को नियमों की व्याख्या होना जरूरी है कि इस खाते का आपको किस प्रकार से लेखांकन करना है। तब देखिए, मैंने आपको जो चैप्टर की शुरुआत करवाई थी, उस चैप्टर की शुरुआत करते टाइम एक बात बताई थी कि अपने जो पक्षकार जो होते हैं वो दो पक्षकार होते हैं, एक तो विक्रेता और एक क्रेता। उसी प्रकार लेखांकन भी कितने पक्षों में होगा? 2 पक्षों में, एक तो नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। नाम पक्ष को डेबिट पक्ष कहा जाता है, मैंने वेबुलेबरी में शब्दावली में लिखवा रखा है, डेबिट पक्ष और एक होता है क्रेडिट पक्ष। तो लेखांकन भी 2 पक्षों में होता है, एक तो डेबिट पक्ष में और एक क्रेडिट पक्ष में। अब सवाल यह प्रश्न ये खड़ा होता है कि कौन से पक्ष को डेबिट करना है, यानी कौन से पक्ष को नाम करना है और कौन से पक्ष को जमा करना है। ये हमारे को जानकारी में नहीं है और तथ्य का भी पता नहीं है। तो इसके लिए हमारे को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए नियम कार्य साबित होंगे। तो नियमों की सहायता से देखेंगे कौन से खाते को डेबिट करना है और कौन से खाते को क्रेडिट करना है। देखिए, पहले मैं बात करूंगा व्यक्तिगत खाते की। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, डेबिट यानी नाम करो, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। अब पाने वाला क्या? अगर पैसा पा रहा है डेबिट करना पड़ेगा, कोई वस्तु पा रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, और कोई संपत्ति पा रहा है डेबिट करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि कोई जानवर को पानी पिला रहा है तो वो व्यवसाय में जानवर का क्या काम। तो पाने वाले का मतलब वो व्यापारिक पक्षकार है। तो वो व्यापारिक पक्षकार होने के नाते को उसको क्या क्या मिल रहा है, रोकड़ आ रही है या वस्तु पा रहा है या अन्य किसी प्रकार का चेक का लेन देन, चेक से जुड़ा हुआ अगर कोई लेन देन है, तो अगर जिस पक्षकार को मिल रहा है उस मिलने वाले पक्षकार को क्या करना है? डेबिट करना है। जैसे मान लीजिए राम को माल बेचा, और वो भी उधार में, नकद में नहीं, उधार में। नकद की स्थिति में तो व्यक्तिगत खाते का लेना देना ही नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, व्यक्तिगत खाता हमेशा उधार की पोजीशन में आता है। एक विशेष नोट करने वाली बात है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत खाता वही लगेगा जहां पर लेन देन उधार में, जहां पर लेन देन उधार में, वहीं पर आपको व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। अब पाने वाले व्यक्ति को आपको डेबिट करना है, और जो व्यक्ति अगर देने वाला है तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, CREDIT, क्रेडिट यानी जमा। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, सही। जैसे मान लीजिए अपन लेनदारों से अपन भुगतान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई एक राम नाम का लेनदार था, उस लेनदार ने भुगतान कर दिया तो अपने पास में तो रोकड़ आ गई, चलो ठीक, लेकिन वो पक्षकार देने वाला है तो लेनदार के खाते को, राम के खाते को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अब देखो नंबर 2, दूसरा खाता वस्तुगत खाता आता है। वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते का नियम। तो वस्तुगत खाते का नियम देखिए क्या कहते हैं।
अब वस्तु के दो ही काम है व्यापार के अंदर, या तो वस्तु व्यापार में आती है और या फिर वो वस्तु व्यापार से जाती है। तो वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करो, वस्तु व्यापार में आती है तो वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करो, वस्तु व्यापार से जाती है तो क्रेडिट करो। वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट करो। क्या करो? क्रेडिट करो। सही। अब वस्तु व्यापार में आती है। अब यहां पर वस्तु से क्या मतलब है? वस्तु का मतलब यहां पर माल से, माल खरीदा भी जाता है तो कब परचेज को डेबिट करना है, माल यदि बेचा जा रहा है सेल्स को क्रेडिट कब करना है कि नहीं, इस चीज को आपको। लेकिन ये नियम एक संपत्ति अगर करे के मामले में, संपत्ति बिक्री के मामले में कुछ अलग विषय है, क्योंकि वह संपत्ति में संपत्ति के नाम से दिखाया जाता है। आप उसको सेल परचेज के नाम से नहीं दिखा सकते, उसको सेल परचेज के नाम से नहीं दिखा सकते। तो ये संपत्ति के मामले में ये नियम जो है वो केवल माल के मामले में ओनली, बाकी संपत्ति के मामले में संपत्ति के नाम से ही दिखाया जाता है। जैसे आपका भवन है तो आप उसको बिल्डिंग के नाम से दिखाएंगे, है कि नहीं। और अगर बचा हुआ अगर स्टॉक है तो उसको स्टॉक के नाम से दिखाएंगे, आप उसको परचेज सेल के नाम से नहीं दिखा सकते। फिर बात रह गई तीसरे नियम की, और तीसरा नियम कौन सा है? नाममात्र प्रकृति का खाता। नाममात्र प्रकृति का खाता, जिसको अवास्तविक खाता भी कहते हैं, नाममात्र प्रकृति का खाता। और नाममात्र प्रकृति के खाते का देखो नियम, उसका नियम लिखना है। नियम क्या कहता है? समस्त खर्चे व्यय हानियों को डेबिट करो, हानियों को डेबिट करो। समस्त आय प्राप्ति लाभ को क्रेडिट करो। समस्त आय प्राप्ति लाभ इनको क्या करो? क्रेडिट करो। इस प्रकार से ये तीन नियम है, उस तीन नियमों के हिसाब से आपको इस लेखा शास्त्र पे आपको जनरल एंट्रियां करनी है। आप जरा आप इनको एक बार देखें और आप इनको एक साधारण से नोटबुक में या अपने साधारण से अगर कोई भी आपने जहाँ पर आपने लिख रखा है ताकि आगे जानकारी में रहे, इसके लिए वहाँ पर इनको लिख करके अपने को रखना है, ताकि एक विशेष परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में कम से कम नियमों को देख करके अपने खातों को डेबिट क्रेडिट की जानकारी हासिल कर लें। तो ये अपने को देखना है, तो इनको आप ध्यान से देखिए जरा। अब आप बात करेंगे हम पुस्तक की, सभी नियमों की सहायता से लेखांकन कैसे होता है। देखिए वैसे पुस्तकें व्यापार में कई तरीके से चलती है, कई पुस्तकें चलती है, और उन पुस्तकों की जहां तक मैं व्याख्या करूं तो सबसे पहले लेन देन जब होता है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो सबसे पहले लेन देन जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको जर्नल कहा जाता है, रोजनामचा। सबसे पहले लेखा जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको कहा जाता है जर्नल, JOURNAL, उसको कहा जाता है जर्नल। इसको साधारण भाषा में रोजनामचा भी कहा जाता है, रोजनामचा। क्या कहा जाता है? रोजनामचा। अब ये रोजनामचा या जर्नल ये है क्या चीज? तो देखिए जब भी दो पक्षकारों के बीच में जब लेन देन होता है तो एक दो पक्षकारों के बीच में लेन देन पूरा होते ही सबसे पहले उस व्यवहार को, उस लेन देन को
जिस पुस्तक में लिखेगा उसी पुस्तक को क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। इसका मतलब ये तो प्रारंभिक लेखक की एक पुस्तक हो गई, प्रारंभिक लेखक की एक पुस्तक हो गई कि सबसे पहले लेखांकन, सबसे पहले सौदे होते ही सबसे पहले जो दर्ज किया जाएगा जिस पुस्तक के अंदर, उस पुस्तक को क्या कहा जाएगा? जर्नल कहा जाएगा, रोजनामचा कहा जाएगा। अब इसको रोजनामचा क्यों कहा? इसका भी कारण है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिदिन होने वाले समस्त लेन देनों का सबसे पहले लेखा इसी पुस्तक में होता है, सबसे पहले लेखा इसी पुस्तक में होता है। तो रोज के रोज जो भी होने वाले जो लेन देन होंगे, उस लेन देनों को लेखा करने के लिए जो पुस्तक तैयार की जाती है, जो बही तैयार की जाती है, उसको कहा जाता है रोजनामचा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से लगा है रोजनामचा, यानी रोज की रोज या प्रतिदिन होने वाले लेन देनों का लेखा करने वाली पुस्तक। तो उसका सबसे पहले लेन देनों का लेखा करने के लिए जो पुस्तक तैयार की जाती है, उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। अब जर्नल की ऑलरेडी एक पुस्तक आती है, आप मार्केट में मिलती है, आप किसी एकांकी व्यापार में फर्म में जाइए, आपको वो लेन देन मिल जाएगी, मेरी नहीं। आजकल तो फिर चलो मान लो टेक्निकल युग आ गया, अन्य और भी कई प्रकार के साधन है, संसाधन है, तो उसके तहत आप लेन देनों का लेखा भी कर सकते हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर में लेखा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है टेली का। अब टेली के हजारों सॉफ्टवेयर आते हैं, हजारों वर्जन है, तो आप चाहो तो उन्हें सॉफ्टवेयरों की सहायता से भी आजकल लेन देन होता है। और सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी बने बनाए प्रारूप आते हैं, उसमें तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली लेखांकन करना होता है। इसके लिए एक विशेष कोर्स होता है टेली का। टेली एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की सहायता से अकाउंटिंग का, उस सॉफ्टवेयर की सहायता से पूरे बिजनेस की बड़े बड़े जब औद्योगिक घरानों में देखो कि आपको इस सॉफ्टवेयर में लेन देनों का लेखा होता है। लेकिन एक छोटे छोटे व्यवसाय के अंदर जब लेन देनों की जहाँ तक बात आती है, तो सबसे पहले लेन देनों का लेखा होते ही या लेन देन होते ही सबसे पहले लेखा किसमें लिखा जाएगा? इस जर्नल में। किसमें लिखा जाएगा? इस जर्नल में या रोजनामचे में। अब इस जर्नल या रोजनामचे का प्रारूप कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे उसमें लाइनें आती है, उसके बारे में अपन जानकारी एक बार आप बोर्ड पर देखें इस प्रारूप को, और उस प्रारूप की सहायता से देखेंगे कि इसमें लेखांकन किस प्रकार से होता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखिए जरा आप इस प्रारूप को देखें, आप यहाँ पर लेन देनों का लेखा करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक लेखे की पुस्तक को अपन ने जर्नल का, और जर्नल में सबसे पहले जर्नल ओ, ये ऑलरेडी प्रिंटेड आता है। आपकी जो जर्नल आती है उस जर्नल में ऑलरेडी प्रिंटेड आता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ खाली स्थान आते हैं, उसमें जर्नल ओ, यहाँ पर व्यापार का या व्यापारी का नाम लिखा जाता है जो लेन देन कर रहा है उसका। अब उसका सबसे पहले यहाँ पर व्यापार और व्यापारी का नाम लिखा जाता है जिसकी अपने को जर्नल बनानी है। अब इसमें देखो ये पहला जो कॉलम है वो डेट का है, जितनी तारीख को जो लेन देन हुआ वो लेन देन की तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। सही, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वर्ष लिख दो या महीने लिख दो। जिस बात लीजिए 2020 है 2020। अब अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 5। अब आपको 70 जो है वो सन जो है वो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आती है पर्टिकुलर। इस पर्टिकुलर में आपको कुछ पक्ष डेबिट होता है और कुछ पक्ष आपका क्रेडिट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, यहाँ पर डेबिट टू माल बेचा था मैंने तो सेल्स अकाउंट। अब आपको क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों क्या क्यों ये सब बाद में देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है और इस लेन देन को यहाँ पर एक लाइन में खींची जाती है। ये क्यों क्या कैसे सारी बातें बताएंगे हम। उसके बाद अगला जो कॉलम आता है एलएफ का आता है। यहाँ पर एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, लेजर FOLIO, लेजर फोलियो नंबर, खाता बही की खतौनी की पृष्ठ संख्या। आपके लेजर में हिंदी में दे रखा होगा पृष्ठ संख्या, पे और से लिख रखा होगा। यहाँ पर पे का मतलब पृष्ठ और से का मतलब संख्या। और किसकी पृष्ठ संख्या? खाता बही के खतौनी की पृष्ठ संख्या। तो यहाँ पर खाता बही के खतौनी की पृष्ठ संख्या है, खाता बही के खतौनी की पृष्ठ संख्या। अब वो खाता बही क्या चीज है, जनरल के बाद में अगला टॉपिक आएगा वो इसी का खाता बही का। तो उसमें देखेंगे कि इस नंबर का क्या मतलब होता है।
तो यहाँ पर LF, और आपको मैं पहले बता दूं, आपके ये NCERT पैटर्न हालांकि हिंदी माध्यम का है, आपको पूरी जनरल एंट्रियां पूरी जो किताब है हिंदी माध्यम में लिख रखी है, जबकि आगे अपने को समस्या आएगी आपको इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में लिख दो आपको गलत नहीं है। जैसे राम का डेबिट है तो मैं लिख सकता हूँ राम का खाता नाम और टू लगा करके जमा खाता विक्रय आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या विक्रय खाता जमा तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे समस्या आएगी जब भी आप 12 में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इससे अभी से तैयारी करके इसकी चलें। और ये है अमाउंट का कॉलम, और अमाउंट में 2 कॉलम है, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। आपको पता है कि जब लेन देनों का लेखा जब 2 पक्ष में होता है तो दोनों पक्षों में आपको लेखा करना पड़ेगा, एक का डेबिट में और एक का क्रेडिट में। अब देखिए सबसे पहले डेबिट लिखने के बाद एक खाता आपको डेबिट लिखना होता है, और डेबिट को मैंने पहले भी कहा था आप DR लिख सकते हो। डेबिट को आप क्या लिख सकते हो? DR लिख सकते हो। DR लिखने के बाद डेबिट का अमाउंट, यानी डेबिट बोला आपने तो इसका मतलब इसमें जो लेन देन जो आपको दे रखा है, लेन देन में आपको राशि देगा कितने रुपए का माल ट्रांसफर हुआ है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो अमाउंट तो देगा। उस अमाउंट का डेबिट का पैसा आपको डेबिट में लिखना है, डेबिट का पैसा डेबिट में लिखना है। और टू लगा करके जो दूसरा खाता है, दूसरा खाते में खाता अकाउंट लगा करके आपको क्रेडिट नहीं लिखना है। नहीं माना लिख दिया जो गलत नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, जब अपन ने एक खाता जब डेबिट लिख दिया तो समझने वाला सब समझता है कि दूसरा खाता क्रेडिट ही होगा, क्योंकि हमारे पास में 2 ही तो पक्ष है, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। तो अगले पक्ष के अंदर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष यदि आपने डेबिट लिख दिया तो अगला समझ जाएगा दूसरा पक्ष क्रेडिट का ही है। और क्रेडिट का संकेत देने के लिए अपन ने पहले से टू लगा दिया, पहले से क्या लगा दिया? टू लगा दिया, तो आपको वो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और क्रेडिट का अमाउंट जाएगा वो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर आपको नेरेशन लिखा जाता है। नेरेशन का मतलब ये जो आपने जो एंट्री की है वह एंट्री किसकी है, किस बात की है, ये भी लिखा जाता है। जब आप टेली में काम करते हो तो आपको एंट्री करने के बाद एक कॉलम आता है आयताकार बॉक्स का, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है नेरेशन का कॉलम। उसमें आपको टाइप करना होता है कि एंट्री किस बात की करी आपने, पैसा आया था, गया था, माल आया था, माल दिया था, चोरी हो गया, या प्रीमियम चुकाया था, या जल गया, आग से माल नष्ट हो जाता है होता है सब। अब आपको इसका नेरेशन लिखना है, ये एंट्री की माल बेचने की, तो मैं लिखूंगा गुड्स सोल्ड। इस नेरेशन में आपको जैसा आपको उचित लगे वैसा लिखें, इसमें अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली साफ बोलती है अंग्रेजी का, दोहरा लेखा प्रणाली में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। जैसा आपको आता है वैसा लिखो, लेकिन गलत मत लिखो बस। अब मैंने माल को गुड्स लिख दिया तो लिख दिया। माल की और भी मीनिंग होती है, और भी लिख दीजिए। खरीदने की हमने तो परचेज लिखी, अरे मैं यहाँ पर बाई लिखूंगा, नेरेशन में दो गुड्स बाई या बोट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस नेरेशन में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। मैं तो मानता हूँ दोनों लेखा प्रणाली में पूरी में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। जैसा आपको आता है वैसा आप लिखें, सीधी बात है, लेकिन गलत नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नेरेशन लिख दिया, नेरेशन लिखने के बाद में एक लाइन खींची जाती है, यानी कि आपके जो पर्टिकुलर का जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर का कॉलम आपको बंद करना है। वो पर्टिकुलर का कॉलम बंद करने का मतलब ये है कि हमारा एक लेन देन पूरा हो चुका है। अब अगली जो तारीख आएगी उस अगली तारीख में, ये तो 1 अप्रैल थी, ये 2 अप्रैल का अगला लेन देन होगा। तो अब वो जो लाइन खींची जाती है वो लाइन खींचने का मतलब ये है कि आपका एक लेन देन पूरा हो चुका है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है लाइन खींचने का मतलब डेट के कॉलम से मिला देंगे और डेट के कॉलम से मिला दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बही बंद हो गई। तो एक दिन में बही बंद हो जाती है क्या? नहीं, वो बही जो है वो महीने से या 15 दिन से। देखिए आपने जो खाते होते हैं, कई व्यापारी में अलग अलग नियम चलता है। कई व्यापारी जो चलाते हैं पाक्षिक आधार पर बंद करते हैं, पखवाड़े के आधार पर बंद करते हैं,
सप्ताह के आधार पर बंद करते हैं, तो वो तो महीने के आधार पर बंद करते हैं, कोई 3-3 महीने से जर्नल को बंद करता है, तो वो तो व्यापार की प्रकृति के अनुसार अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, वो चलेगा। स्वमानित निर्धारण स्वनिर्मित सिद्धांत में अपने लेखाशास्त्र में चलते हैं, लेकिन स्वनिर्मित सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि अगले को भी लगे कि उचित है, अपने को भी लगना है कि हाँ ये उचित है, ये सिस्टम सही है, और जहाँ तक टैक्स अपन पे करेंगे या और कोई जो कानूनी जो बाध्यता है वो नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आप इस लेन देन को पूरा कर देना है। अब इसमें लेखांकन इस प्रकार से होता है, और लास्ट में जैसे ही पन्ना भर गया या पेज भर गया, तो आप यहाँ पर जितनी तारीख को पेज भरा या महीने की अंतिम तारीख को पेज भरा, तो अंतिम तारीख को आप लिखेंगे यहाँ पर केवल अमाउंट के दोनों कॉलमों पर आप टोटल लगाएंगे, 2 लाइन लिखेंगे नीचे, 2 लाइन लिखेंगे। अब वो लाइन में से लाल कलर की लिखी जाती है, लेकिन ये तो हम क्या तो पढ़ाई है, पढ़ाई में सारा काम नीले पेन से चलेगा, रेड पेन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको जो वही आती है उसमें ऑलरेडी रेड कलर की बनी हुई आती है, आपको अमाउंट रेड कलर से लिखना होता है, वो जो अमाउंट है वो रेड कलर से, लेकिन आपको परीक्षा में यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, 11th में या 12th में आपको रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमको हिसाब किताब थोड़ी देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ ये एजुकेशन बोर्ड है एक तरीके से। हाँ, और आपको लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है टोटल पूरा ग्रांड टोटल। क्या लिखना है? ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब होता है सकल योग, सकल योग। तो आपका जो भी टोटल होगा वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट का, क्रेडिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट का। एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी शर्त कि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए। डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए? बराबर। क्योंकि आपने जितनी राशि डेबिट पे लिखी थी उतनी राशि क्रेडिट पे लिखी थी, तो अंतर किस बात का? अंतर है किस बात का? तो इस प्रकार से रिटर्न का प्रारूप बनता है और इसमें लेन देनों का लेखा होता है। कल देखेंगे कि इसमें लेन देनों का लेखा करते कैसे, जिसमें अपन पहले उदाहरण देखेंगे क्वेश्चन। तो ऐसा अब सिस्टम अपना ये रहेगा कि उदाहरण हम करेंगे, क्वेश्चन आप करना है। बाद में यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इन्फॉर्म करें, सूचित करें, हम उस समस्या को सोल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।